एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब लकड़हारे शिव की, जो अपनी पत्नी रेखा के साथ बड़ी मुश्किलों से जीवन गुजार रहा था। वो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पूंजी इतनी नहीं होती थी कि वो अपनी पत्नी को 2 वक्त सुकून से रोटी खिला सके। एक दिन गांव में कड़कड़ाके की ठंड पड़ी, जिस वजह से शिव की किस्मत ने रुख बदला। शिव, कल से तू काम पर मत आना। क्यों मालिक, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? ठंड बढ़ गई है, मेरा काम ठप पड़ गया है। ऐसे में मैं ज्यादा मजदूर नहीं रख पाऊंगा। तू कोई दूसरा काम देख ले। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई काम नहीं देता है। बड़ी मुश्किल से ये मजदूरी का काम मिला था मुझे। अब ये आखिरी उम्मीद तो मुझसे मत छीनिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जब ज्यादा मुनाफा ही नहीं हो रहा है तो मैं तुझे मजदूरी कैसे दूं? देख, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझे कुछ समझा सकूं। अपनी आज की मजदूरी ले ले और कल से आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर शिव का मालिक उसे मजदूरी दे देता है। फिर शिव उदास चेहरा लिए अपने घर चला जाता है। रेखा, ओ रेखा, प्यास से गला सूख रहा है, जरा पानी लेकर आना। रेखा पानी लेकर आती है। क्या हुआ जी? यूं चेहरे पे उदासी क्यों छाई है? कुछ हुआ है क्या? रेखा के सवालों से शिव की हिम्मत टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बताऊं रेखा, इस ठंड ने हमारी खुशियां छीन ली, हमें बेसहारा कर दिया। हुआ क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? मेरा मजदूरी वाला काम बंद हो गया है। ठंड बढ़ने की वजह से काम में तंगी छा गई है, इसलिए आधे से ज्यादा मजदूर सड़क पर आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या करेंगे? कैसे घर चलाएंगे? एक तो वैसे ही आपको इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि मुश्किल से घर में अनाज बनता था। अब तो वो उम्मीद भी नहीं बची। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं? आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। रेखा ने शिव को दिलासा दिया। उसकी हिम्मत जोड़ी शिव ने अपने मन में फिर से नई उम्मीद जगाई। अगले दिन से ही शिव ने काम ढूंढना शुरू किया। ऐसे ही दिन बीते, ठंड और कुहासा बढ़ता ही चला गया। दिन मौसम बिगड़ता चला जा रहा है। इस ठंड ने तो पूरे गांव में अपने पांव ऐसे पसार दिए मानो जैसे ठंड को हमारे गांव से कोई दुश्मनी हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रेखा। आजकल तो लोगों के छत देखकर लगता है जैसे बर्फ की सफेद चादरें बिछी। लोग तो इस जालिम ठंड में काम तक नहीं कर पा रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। लोग बीमार पड़ने लगे हैं। मेरी मानो तो आप अपने लिए ऊनी कपड़े ले लो, नहीं तो आपको भी ठंड लग जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाग्यवान। मुझे तो कोई ढंग का काम भी नहीं मिल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ला सकूं। मुझे ठंड नहीं लगती है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ला दीजिए, चूल्हा जलाना है। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। शिव फौरन लकड़ियाँ लेने जंगल चला जाता है। जंगल में उसे खूब सारी सूखी लकड़ियों का पेड़ मिलता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, क्यों ना मैं लकड़ियाँ बेचना शुरू कर दूं? हो सकता है इस काम में मुझे ज्यादा मुनाफा हो। शिव लकड़ियाँ लेकर अपने घर गया और बड़ी उत्साह से रेखा को अपने नए काम के बारे में बताने लगा। रेखा, मेरे दिमाग में एक नई तरकीब आई है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम तरक्की के मुकाम पर होंगे। आपको इतने दिनों बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कहिए क्या तरकीब सोची है आपने? मैं सोच रहा हूँ कि लकड़हारी का काम शुरू कर दूं।
ठंड का मौसम है, लोगों को आग जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी ही। इस मौसम में लकड़हारी का काम बहुत जोरों शोरों से चलेगा। ये तो बहुत खूब सोचा आपने। भगवान करे आपका ये नया काम दुगनी रात चौगुना मुनाफा कमाए। दोनों ने नए सपने सजाए। गरीब के घर उम्मीद की नई किरण जगी। रात होते ही दोनों कड़कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों से बर्फीले बिस्तरों पे सो गए। अगली सुबह होते ही शिव लकड़ियां बेचने बाजार चला गया। तभी शिव का धनी पड़ोसी भीमा, जिसकी लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार था, वो वहाँ आकर शिव को ताने देने लगता है। तूने लकड़ियों का काम कब से शुरू कर दिया? तू तो मजदूरी करता था ना? हाँ भाई, पर अब मैंने लकड़हारी शुरू की है। प्रार्थना करना कि मेरा एक काम अच्छा चले। प्रार्थना वो भी तेरे लिए। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुझ जैसे अभागे गरीब के लिए भगवान को परेशान करूं। तू चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इस बाजार में केवल मेरी लकड़ियां ही बिकती है। Get biscuits, cakes and more delivered in just एक पड़ोसी होकर मन में पड़ोसियों के प्रति इतनी घृणा सही नहीं है। कहीं तुम्हारा एक घमंड तुम्हें लेना डूबे। तेरी ये जुर्रत, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। चल तुझे एक मौका देता हूँ, अपनी किस्मत आजमा ले। तेरी एक भी लकड़ियां बिकी तो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। मुझे जमीन जायदाद का मोह नहीं है। मैं तो बस मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। सुबह से शाम होती है, पर शिव की दुकान के आसपास भी कोई ग्राहक नहीं भटकता है। पूरे दिन में उसकी एक लकड़ियां नहीं बिकती। उसकी ऐसी हालत देखकर भीमा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ बस भीमा का राज है। नहीं बिकी ना तेरी लकड़ियां। जरा देख खुद को, गांव में ठंड और कुहासे ने बसेरा किया हुआ है, पर फिर भी तू इन फटे पुराने कपड़ों में गुजरा कर रहा है। तेरी तो एक चादर तक खरीदने की औकात नहीं है। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने वाला। शिव का मजाक उड़ाकर भीमा वहाँ से चला जाता है। फिर शिव निराश होकर सारी लकड़ियां वापस लेकर घर जाता है। ये क्या? आप तो सारी लकड़ियां वैसे की वैसे ही लेकर आ गए? आज बाजार बंद था क्या? बाजार नहीं, हमारी किस्मत का ताला बंद। रेखा, मैंने बहुत कोशिश की, पर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ऐसा क्यों भला? लोगों को आग जलाने के लिए, इस जालिम ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत तो सबको है, पर बाजार में उस भीमा की चलती है। सब डर के मारे उसे लकड़ियों की खरीदारी करते हैं। मजाल है कि कोई भी व्यक्ति उसके अलावा कहीं और से एक दिन का भी ले ले। ये तो अन्याय है, सरासर नाइंसाफी है ये। आखिर दूसरे व्यापारियों को भी अपना धंधा जमाने का मौका मिलना चाहिए। वो घमंडी भीमा खुद को समझता क्या है? चलिए मैं उससे बात करती हूँ। रहने दो भाग्यवान, हम गरीबों को हक की बातें करने की इजाजत नहीं है। जिंदगी तो भीमा से धनी लोग जीते हैं। हम जैसे साधारण लोग तो बस जिंदगी गुजार रहे हैं। आप हौसला रखिए, आज लकड़ियाँ नहीं बिकी तो क्या हुआ? कल बिक जाएंगी। शिव निस्वार्थ भाव से हर रोज लकड़ियां काटकर बाजार निकल जाता है, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही लगती है। हर दिन ठंड बढ़ती ही चली जाती है। गांव में बच्चे बूढ़े सब बीमार पड़ने लगते हैं। एक दिन ठंड की वजह से रेखा की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रेखा, ये क्या? दोपहर में तो तुम कभी नहीं सोती थी, आज इतनी देर तक सो रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रेखा दर्द के मारे दबी आवाज में कहती है,
मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने खाना बना दिया है, आप खाकर आराम कर लीजिए। तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है। इतना बोलकर शिव रेखा के सर को छूता है। हे महादेव, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ठंड ने बाकी गांव वालों की तरह तुम्हें भी अपना शिकार बना लिया। हल्का सा बुखार ही तो है, बस जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये कोई मामूली बुखार नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें ना तो 2 वक्त की रोटी नसीब की और ना ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ला कर दिए। परेशान होकर पूरी रात रेखा की पट्टी करता है, फिर भी बुखार कम नहीं होता। ठंड और बुखार का घमासान मेल रेखा की बुरी हालत का कारण बन जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं, रेखा की हालत नाजुक होने लगती है। शिव मजबूरन भीमा के दहलीज ले मदद मांगने जाता है। भीमा, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आखिर तेरी गरीबी ने तुझे मेरे कदमों में ला ही पटका। बोल क्या मदद चाहिए? जब से ठंडी का मौसम शुरू हुआ है, मेरा काम बंद हो गया है। सोचा था लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करूंगा, पर ये तरकीब भी ना चली। अब तुम ही मेरे घर में अंधेरा होने से बचा सकते हो। एक बार फिर से सोच ले, मैं किसी की भी मुफ्त में मदद नहीं करता हूँ। तू जो भी मदद मांगे मैं करूँगा, लेकिन इसकी तुझे भारी कीमत चुकानी होगी। बाद में पछताना मत। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तुम भले ही मेरी जान ले लो, मेरी सांसें छीन लो, पर मेरी पत्नी की जिंदगी बचा लो। जान नहीं चाहिए, बस तू आज से मेरा गुलाम होगा। तू सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। मैं जो कहूँगा बिना कोई सवाल किए करना होगा। शिव थोड़ा सोचता है, मगर गरीब मरता क्या ना करता। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे स्वीकार है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ और गर्म कपड़े लेकर जाने हैं। भीमा शिव को पैसे दे देता है। शिव आने वाली तकलीफों से अनजान होकर खुशी दवाइयाँ और ऊनी कपड़े लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। कुछ दिन में रेखा स्वस्थ हो जाती है। अगर तुम भी अपनी रील्स वायरल करना चाहते हो और मेरे जैसे व्यूज देखना चाहते हो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। फिर शिव भीमा की गुलामी करना शुरू कर देता है। शिव, मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल के बीचों बीच कई सारे खास तरीके के पेड़ हैं। आज से तू उस पेड़ से लकड़ियां तोड़कर सीधा मेरे पास लाना। और हाँ, ये काम तू रात में करेगा। रात में क्यों? रात में तो जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है। जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। तुझसे मैंने जितना कहा है उतना कर। तू मेरा गुलाम है और गुलामों को सवाल करने की आजादी नहीं होती। दिन में तू बाजार जाकर मेरे लिए लकड़ियां बेचना और रात में उस खास पद की लकड़ियां काट कर लाना। शिव को समझ नहीं आता आखिर भीमा उस खास पेड़ की लकड़ियों के पीछे पड़ा है। शिव चुपचाप भीमा की सारी बातें मानने लगता है। ठंड के कारण गांव के कई सारे गरीबों का काम बंद हो जाता है। भीमा धीरे धीरे सबकी मजबूरी का फायदा उठाता है और सबको अपना गुलाम बना लेता है। शिव और बाकी सारे गुलाम दिन रात बिना खाए पिए बस भीमा के लिए काम करते हैं, जिस कारण सबकी सेहत बिगड़ने लगती है। मुझसे अब ये बंधुआ मजदूरी नहीं सही जा रही है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस भीमा की बात मानी और उसका गुलाम बन गया। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। जब से उस भीमा ने हमें गुलाम बनाया है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। मुझे तो ये तक याद नहीं कि आखिरी बार मैंने अपने परिवार को कब देखा था। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है।
ये जालिम भीमा तो उनसे मिलने तक की फुर्सत नहीं देता है। एक तो ठंड ने तबाही मचा रखी है, ऊपर से ये भीमा जुल्म पे जुल्म कर रहा है। मजदूर भूखे प्यासे काम कर करके बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी उस निर्दय की आंखें नहीं खुल रही। दोनों की बातें सुनकर शिव भी भावुक हो जाता है और रोते हुए कहता है, पता नहीं मेरी पत्नी किसी होगी, किस हाल में होगी। उसे मैंने कहा था कि मैं शहर में काम करने जा रहा हूँ। बेचारी मेरी चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार करती होगी। अरे भैया, तुम दोनों ने कभी सोचा है आखिर भीमा रात में ही इस पेड़ की लकड़ियां क्यों मंगवाता है? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पेड़ की लकड़ियां तो वो बाजार में भी नहीं बिकवाता है, फिर वो इसका करता क्या है? हमें पता लगाना चाहिए। बाबा ना, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला। वो भीमा बहुत खतरनाक है। मैं तो चला अपना काम करने, तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बीच में मत लाना। इतना बोलकर वे सभी अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। फिर सबके सोने के बाद शिव भीमा के घर के अंदर खिड़की से नजर रखता है। तभी अंदर वो भीमा और अपने पुराने मालिक को बात करते हुए देखता है। वाह धनीलाल, क्या तरकीब चलाई तुमने। मानना पड़ेगा, कमाल की बुद्धि पाई है तुमने। ठंड आते ही चालाकी से सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया, ताकि मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना सकूं। आखिर तुम मेरे परम मित्र जो हो, तुम्हारे लिए तो मुझे इतना करना ही था। वैसे ये चंदन की लकड़ियों की तस्करी वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है। किसी को कान खबर नहीं हो रही कि हम चंदन की लकड़ियों की कालाबाजारी कर रहे हैं। शिव की आंखों के सामने सारा सच आता है। उसे समझ आता है कि वो जाने अनजाने अपराध कर रहा था, दो गद्दारों की सहायता कर रहा था। ये मैं क्या जुर्म करने निकला था? इन दोनों मित्रों ने मिलकर गांव के भोले भाले गरीबों का फायदा उठाया है। इनको इनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं जब ये गांव के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। शिव फौरन अपने साथियों के पास जाकर शोर मचाने लगता है। भाइयों, जल्दी मेरी बात सुनो, मैं बहुत जरूरी खबर लाया हूँ। क्या हुआ भाई? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तुम लोग जानना चाहते थे ना ये किस चीज का पेड़ है और भीमा इसे रात में ही क्यों मंगवाता है? तुम्हें कुछ पता चला है क्या इस पेड़ के बारे में? हाँ, ये मामूली पेड़ नहीं, चंदन का पेड़ है। वो भीमा और धनीलाल मिलकर इस चंदन की लकड़ियों को शहर में दुगने दामों में बेचते हैं और इसकी जमाखोरी करते हैं। अब हम क्या करेंगे? कैसे उन दोनों का सच सामने लाएंगे? फिर शिव एक चिट्ठी में सारी बात लिखकर अपने साथी को देता है। अगर हमें इस मौत के कुएं से सही सलामत निकलना है, अपने परिवार के पास वापस जाना है, तो हमें जोखिम उठाना होगा। इस चिट्ठी में मैंने सारी बात लिख दी है। भाई, तुम इस चिट्ठी को मेरी पत्नी रेखा तक पहुंचा दो, वो हमें इस मुसीबत से बाहर जरूर निकालेगी। इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर और देख तो कैसे वायरल हो जाएगा। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। तुम खुद ही क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे पास तो मौका है बचकर निकलने का, तुम भाग जाओ। नहीं, मैं अपने साथियों को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। भाई, तुम जल्दी इस दलदल से निकलो और इस चिट्ठी को रेखा तक पहुंचा दो। तब तक हम सब उस भीमा और धनीलाल को उलझाए रखेंगे। वो आदमी उस चिट्ठी को लेकर जंगल से भाग निकलता है। इतने में दिन होती है और वो चिट्ठी लेकर रेखा के पास पहुंचता है। भाभी, ये शिव भैया ने भेजा है। कृपया करके मेरे बाकी साथियों को बचा लीजिए। रेखा चिट्ठी पढ़ती है। उसे भीमा का काला सच पता चलता है। फिर वो उस आदमी के साथ मिलकर पूरे गांव में सबको सच बताती है और भीमा और धनीलाल को कोतवाल के हवाले करवाती है। तो इस तरह वो दोनों पकड़े जाते हैं और शिव भावुक होकर अपने प्यार अपनी रेखा से मिलता है।
रेखा, मैंने तुम्हें हर पल याद किया। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारा नाम न लिया हो। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपने सर इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली। आपको जरा भी डर नहीं लगा। वो लोग अपना काम करवाते ही आपको मार सकते थे। रेखा, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है और सच्चा प्रेम अपने साथी के लिए सारी हदें